बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगूं कर रहे हैं, समझ भी आती है, आप कमज़ोर पड़ गए हैं, आपको डीएचएस की आदत पड़ गई है। जब इंसान अय्याशी की ज़िंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल कोई No, 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 وجهي وجهي ملك مو وجهي वो ये अवाम आगे खड़ी है। फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां भी यहाँ से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ़ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्ज़ाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द-ए-अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज़ गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहाँ करते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहाँ से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहाँ से भागते हैं। तो अब देखें और सूरत-ए-हाल सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होती सिविल अस्पताल क्वेटा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ज़रा। भाई ये कोस्टगार्ड है, ये गाड़ी पे इस लोगों ने फायर किया है। ये हमारा लाश पड़ा हुआ है, ये लाश पड़ा हुआ है। वो गाड़ी है, गाड़ी कल्टी हो गया है, हम लोग का बड़ा कसूर ये है। भाई 0 पॉइंट से हमारा डीजल वाला वो गाड़ी आया था और ये बंदा साथ का चला अच्छा तो कुछ ये बंदा साथ का मेजर मुस्तफा आगे निकल गया और दूसरा नफरी तो सिविलियंस को गोली मार दी, मेजर मुस्तफा आगे निकल गया, पीछे जो खड़े हैं लोगों ने सामने डेड बॉडी रख दी है और गाड़ी खड़ी हुई है वहां पे। ये दूसरा मैं आपको नजारा करवा रहा हूं। इंडिया से शिकस्त तो हो चुकी है, अपनी आवाम से भी शिकस्त हो रही है। एक और नजारा देखें। ये जो मारे जाने वाले पुलिस के लोग हैं ना, ये उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं धरना दे के। अब ये धरना बीएलए के खिलाफ नहीं है, ये याद रखिएगा। जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है कि असल में बुराई की जड़ कौन है, जो छुपती फितना हिंदुस्तान के सामने है, लेकिन खुद तारीख इंसानी के बड़े फितनों में से एक है। तो ये हाल है जी, आप देखें लोग बैठे हुए हैं। ये पुलिस के जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं। ये जो शोहदा वाला चूरन आपको बेचते हैं वो भी बैठी हुई हैं। आपको ये सारे नज़ारे नजर आ रहे हैं। अब ज़ियारत हॉस्पिटल की ज़रा एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। अवाम इनके खिलाफ नारे लगा रही है और ये दुम दबा के भाग रहे हैं। आज आप लोगों को नहीं चलते टेंशन नहीं बना टेंशन नहीं बना
अच्छा आप लोगों को टेंशन नहीं बना, टेंशन नहीं बना, टेंशन नहीं बना, सर टेंशन नहीं बना। उसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अस्पताल के बाहर नारे लग रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्या मिला जर्नैलों को ये सब करके? पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आलमी ताकतों को खुश किया, मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार किया, बर्बाद किया सब कुछ, अमन सुकून हर चीज़ बर्बाद कर दी, मीशत बर्बाद कर दी, रोज़गार ख़त्म कर दिया, ज़राअत ख़त्म कर दी, बरामदात ख़त्म कर दी, और अब बलूचिस्तान आग में जल रहा है और आम सिविलियन इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बंदे BLA मारता है, गालियाँ इनको पड़ती हैं। कुछ समझ आ रही है इक्वेशन इनको? लेकिन अब मैं बताता हूँ कि जो FA पास डफर दिमाग है उसने क्या सोचा है। एक और एपेक्स कमेटी की मीटिंग होने जा रही है बलूचिस्तान में, अर्दली उसकी सदारत करेगा, शहबाज सरकार, और वहां पे अब बड़े टफ फैसले होने जा रहे हैं। तो पहले जो 78 साल से मार रहे हो बलोचों को वो काफी नहीं था, वो टफ फैसले होंगे। वाइनस्टाइन ने यही बोला था ना कि एक ही काम को बार बार जो आप करते जाओ और सोचो कि इस बार मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा, ये पागलपन है। इनको लगता है कि नहीं इस बार मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा, जबकि ऐसा होने लगा। अब एक तरफ ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के हाल क्या है, वजीर दाखिला जिसका ये काम होना चाहिए दहशतगर्दी के हवाले से, वो अमेरिका में मुलाकातें करता फिर रहा है। यूनाइटेड नेशन के सरबराह अंटोनियो, ये देखें जरा, ये वजीर खारजा का काम है, ये वजीर दाखिला मुलाकातें कर रहा है, अंटोनियो गोटेज के इसका जो भी नाम है। आहा, क्या बात है। यानी बलूचिस्तान लहू लुहान है, आपके 40-50 वर्दी वाले मारे जाते हैं और वजीर दाखिला बाहर बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क में फिर रहा है। इतने बुरे हालात हो गए हैं कि फवाद चौधरी बोल पड़ा है मेरे पाकिस्तानियों, इतने बुरे हालात हो गए हैं। जरा सुने फवाद चौधरी ने क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं जो कल बलूचिस्तान में खून की होली पेली गई उसका मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, लेकिन जो बेबसी है हमारी रियासती इदारों की वो बड़ी वाज़ेह है। वहाँ पे 4000 लोग बकौल डिफेंस मिनिस्टर साहब के पिछले 3-4 सालों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और ये सबसे बड़ी कैजुअलिटीज़ हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री की जो पिछले 3-4 सालों में हमने देखी है। और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें पॉलिटिक्स शामिल नहीं है। जब आप एक आइडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे होते हैं तो वो खाली हथियारों से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए एक सुपीरियर आइडियाज़ चाहिए होते हैं। और बदकिस्मती से हम यहाँ पे जो जंग लड़ रहे हैं उसमें सियासत का कोई अंसर शामिल नहीं है। तो फवाद चौधरी भी कहने पे मजबूर हो गया है कि ये इदारों की बेबसी है कि 4000 लोग पता है कौन है? 4000 वर्दी वाले, 4000 वर्दी वाले जब से आसिम मुनीर ने इक़्तिदार संभाला है मारे जा चुके हैं। 4000, ये पाकिस्तान की पिछली सारी तारीख का रिकॉर्ड है। हाँ, अगर इन्होंने पहले छुपाई हों नंबर्स तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 4000 रिकॉर्ड बनता है। आप गूगल कर लें, AI से पूछ लें, वो आपको बता देंगे उनको सारा डेटा, क्योंकि अब तो सेव हो चुका। सो हर तरफ से शिकस्त खाने के बावजूद नया हल ये निकाला है कि मजीद मारामारी करनी, क्योंकि हमने पंजाब को मारामारी करके काबू किया हुआ है, तो बलूचिस्तान क्यों नहीं काबू होता? खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला क्यों नहीं काबू होते जो पहले फाटा का हिस्सा थे, क्यों नहीं काबू होते? पंजाब में चल जाता है, सिंध में भी चल जाता है हमारा डंडा, यहाँ क्यों नहीं चलता? यही गद्दार है, ये बयानिया है, यही गद्दार है। फितना हिंदुस्तान का जादू पंजाब में क्यों नहीं चलता? यही गद्दार है, इनका क्यों चल जाता? सो कहानी हमें बेची जा रही है फितना हिंदुस्तान की, जबकि असल कहानी ये है कि फितना फौजुल पाकिस्तान जो है वो जब तक जुल्म जारी रखेगी हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि एक तरफ दहशतगर्द हैं, वो अवाम को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी अवाम को मार रहे हैं। ये दहशतगर्दों से वो हामिद मीर की बात बुरी लगती थी, लेकिन बेशक वो हाइब्रिड टाउट है, लेकिन 2011 में ना उसने एक बयान दिया था कि ये जो बयानियाँ चल रहा है ना कि फ़ौज जो है वो ऑपरेशन कर रही है, ये ऑपरेशन वगैरह नहीं करते।
ये जहाँ दहशतगर्द हैं, वहाँ ऑपरेशन नहीं कर रहे, वहाँ जाने से डरते हैं ये। ये हामिद मीर ने 2011 में कहा था। मेरे ख्याल में अगर उसने ज़िंदगी में कोई एक सच बोला है, तो वो ये लाज़मी होगा कि ये ऑपरेशन असल इलाकों में करने से डरते हैं। इनका ऑपरेशन, इनका स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन होता है कि यहाँ मिनरल्स हैं, तो ये रास्ता हमने साफ़ करना है। इधर से हमारी स्मगलिंग होती है, ये रास्ता हमने साफ़ करना है। तो ये अपने स्ट्रैटेजिक मफादात के लिए ऑपरेशन करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जानबूझ के ख़राब की गई, जानबूझ के। क्योंकि अमेरिका का ऑर्डर था, इमरान खान को निकालो, माफ़ कर देंगे और चीन से दूर हटो। दूसरा हिस्सा ये था उस ऑर्डर का कि इमरान खान कहता है कि अब हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है, ये हमें कबूल नहीं है, तो चीन से दूरी इख्तियार करो। अब सी पैक कैसे बंद करते और चीन से नाराज़गी भी ना होती, तो उसके लिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाना ज़रूरी था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को बढ़ाना ज़रूरी था। चीनी इंजीनियर्स पे हमले जो कराची से हुए, जो दासू डैम के पास हुए, ये सारे हमले करवाए गए ताकि ये ज़रूरी थे, ताकि चीन को लगे कि यार वाक़ई दहशतगर्दी है, कुछ इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब ऐसा नज़र आता है कि जो कंट्रोल्ड दहशतगर्दी लाई गई थी, फैलाई गई थी, वो इनके काबू से बाहर निकल गई है और ये सांप बन के अब खड़ा हुआ है इनके सामने। मुराद सईद जब दहशतगर्दी की अक्सर बात करते हैं जी कि तश्कीलें ये लेकर आए, ये तश्कीलें इनके कंट्रोल में भी कुछ हैं, लेकिन सारे लोग इनके कंट्रोल में नहीं होते। और यार सारे लोग तो एक घर के अंदर कंट्रोल में नहीं होते। किसी फैमिली में 2-4 बहन-भाई हों, तो वो सारे एक जैसे कंट्रोल में नहीं होते। बहन-भाइयों में भी आपस में जब इख्तिलाफ हो जाता है माँ-बाप की बात सुनने में, कोई ज़्यादा ताबेदार होता है, कोई नहीं बात सुनता, कोई थोड़ा रेबेल निकल आता है, तो कुछ इनके ताबे जो लोग हैं, वो भी रेबेल निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो खेल इन्होंने खुद शुरू किया था रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो अब इनके गले पड़ गया है और अब इनके हाथ-पाँव फूल गए हैं कि यार हमने तो अपने मफादात हासिल करने के लिए जो खेल खेला था, वो तो ठीक है, हमने हासिल कर लिए, सी पैक बंद हो गया, ताले लग गए, अंदर से भी बाहर से भी सी पैक खत्म, चीन यहाँ से निकल गया, अमेरिका हमसे खुश हो गया। अब हमने कैसे बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये तो निकल जाएगा। क्यों? मैंने आपको जो डबल वार्मी वाली वीडियोज़ दिखाई हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि बीएलए को आप मदद भी फराहम कर सकते हैं, दहशतगर्दी के पीछे भी फ़ौज हो सकती है, सब कुछ खुद करवा सकते हैं, लेकिन जो अवाम इनके खिलाफ नारे लगा रही है, वो पूरे बलूचिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड है। कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। एक तो बीएलए की सोच है ना आज़ाद वतन बनाने की और सारा कुछ। एक है कि बलूचिस्तान की आम आवाम में आपको 1% भी इनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, नॉट 1%। एलीट की मैं बात नहीं कर रहा। एलीट जिसको ये नवाज़ते हैं उसकी बात नहीं हो रही। बाय द वे एलीट को भी थोड़ा-सा ख़्याल आ गया है। अख्तर मेंगल साहब की गैरत जाग गई है और उन्होंने जितनी तनख्वाहें इस्तीफ़ा देने के बाद उनके अकाउंट में आई थी, उसका चेक जो है वो ला के असेंबली सेक्रेटेरिएट में वापस कर दिया। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ये बाकायदा तस्वीर बनाई गई है कि पिछले 1.5 साल से जो मैंने इस्तीफ़ा दिया हुआ था और तनख्वाहें और मराद जो भी थी, वो मैं सारी वापस करता हूँ। 78 लाख के पता नहीं 80 लाख कितना है, वो चेक इन्होंने वापस किया है। तो जो बलूचिस्तान की अशराफिया है, उसकी भी गैरत कुछ ना कुछ जागना शुरू हो रही है, लेकिन अभी सबकी नहीं जागी। बलूचिस्तान की अशराफिया की गैरत जागेगी, तो फ़ौज को होश आएगा क्योंकि अशराफिया के साथ वो ठीक होते हैं, अशराफिया उनके साथ ठीक होती है, तो उन्हें लगता है सब ठीक है, नीचे तो सारे गद्दार हैं। फ़ौज को ये समझ नहीं आ रही कि जब अवाम को आप खो देते हैं, तो दुनिया की कोई फ़ौज नहीं चल सकती और फवाद चौधरी से हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, कि जब आपकी लड़ाई आइडियोलॉजीज़ के साथ है, एक तरफ मज़हबी इंतहापसंदी है, वो आइडियोलॉजी है और एक तरफ पीएलए की आइडियोलॉजी है कि हमें आज़ाद वतन चाहिए। अब इस आइडियोलॉजी से कैसे लड़ा जा सकता है? फार सुपीरियर आइडियोलॉजी के साथ कि हम और मैं उसमें बता भी देता हूँ कि इस टाइम फार सुपीरियर आइडियोलॉजी फ़ौज की नहीं है। इमरान खान की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी कौम को इसीलिए इकट्ठा करती है कि हम रियासत मदीना की तर्ज पे एक ऐसी फलाई रियासत बनाएँगे जिसमें कानून की बालादस्ती होगी, फ़ौज अपनी हदूद में रहेगी, सियासतदान अपनी हदूद में रहेंगे, अदलिया अपनी हदूद में फ्री काम करेगी और ताकतवर के सामने मज़लूम को इंसाफ मिलेगा। ये आप कर दें, बलूचिस्तान की आग भी ठंडी हो जाएगी, पख्तूनख्वा में भी सुकून हो जाएगा, हर तरफ सुकून हो जाएगा और फिर जो दहशतगर्दी करेगा वो आराम से उसका कलाकामा खुद अवाम कर देंगे। लेकिन क्योंकि फ़ौज अवाम को ओन नहीं कर रही और सरवाज़ भुगटी जैसे मोरे को वहाँ इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से हालात मज़ीद ख़राब हुए। जब से ये सरफ़राज़ भुगटी आया, बलूचिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो जब तक धक्का स्टार्ट करके आप चलाएँगे एक पूरा सूबा, देखिए करियाने की दुकान नहीं चलती जैसे फ़ौज पूरा मुल्क चला रही है और बलूचिस्तान जो आधा पाकिस्तान बनता है रकबे के लिहाज़ से, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज़ से सबसे बड़ा सूबा है। अगर वो हाथ से निकल गया और फ़ौज के हाथ से मैं आपको बता रहा हूँ निकल गया, मेरी बलूचिस्तान के लोगों से जो वहाँ रहने वाले हैं, कुछ लोगों से बात हुई है मैसेज पे, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल गया है, ये क्वेटा में नहीं फिर सकते, कैंट से बाहर नहीं आ सकते रात के टाइम। हाथ से निकल चुका है बलूचिस्तान।
और इसको अब भी बचाने का एक ही तरीका है कि फौज वो वाली जिद छोड़ दे जो उन्होंने 71 में की थी कि नहीं देना इक़्तिदार हवाले नहीं करना मुजीब के, मुल्क टूट गया था। तब भी फितनल हिंदुस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया जी मुक्ति बहनी है जी। आप मुझे बताएं कि अपने घर को खुद आग लगा दो और कहो जी मुक्ति बहनी पानी फराहम कर रही है लोकल लोगों को, तो क्या लोकल लोग मुक्ति बहनी के साथ ना खड़े हो जाएंगे कि यार पानी तो दे रहा है आग बुझाने के लिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बलूचिस्तान के लोगों को आप अगवा करते हैं, मारते हैं, और अगर बीएलए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है कि अब हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आए कोई फौजी तुम्हारे इलाके में, तुन के रख देंगे, कोई तुम्हें अगवा नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें उठा नहीं सकेगा। अगर ऐसा तहफ़्फ़ुज़ वो देना शुरू कर देंगे, आप मुझे बताएं आम आवाम फौज के साथ खड़ी होगी या बीएलए के साथ? फौज को फैसला करना है कि अपना इक़्तिदार अज़ीज़ है, अपनी स्मगलिंग अज़ीज़ है, अपने नाजायज़ धंधे अज़ीज़ हैं, मुल्क का सौदा अज़ीज़ है या पाकिस्तान बचाना है। ये फ़ौज ने फ़ैसला करना है, बतौर इदारा फ़ैसला करना है। फ़र्द वाहिद तो बोझ बन चुका है और जो बोझ बन जाते हैं वो उतारने पड़ते हैं। जैसे एक बयानिया चला दिया गया है ना, सोहेल वड़ाइश ने दोबारा कहा है, वीडियो में कहा है कि मैं अब भी उस बात पे खड़ा हूँ कि शरीफों की जो बुरे वक़्त हैं वो शुरू हो गए हैं और इस हुकूमत का जो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। ये सोहेल वड़ाइश ने दोबारा कहा कि मैं खड़ा हूँ उस बयानिए पे। क्योंकि इनसे कोई बयानिया नहीं बना, सियासत नहीं हुई, मईशत नहीं चला सके, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो फ़ौज ये बयानिया चलवा रही है ना कि इनसे कुछ नहीं हुआ, फ़ौज को ये बयानिया खुद पे भी लागू करना है, तस्लीम करना है कि मुल्क उनसे नहीं चल सका, वो नाकाम हो गए हैं, वो नामुराद हो गए हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो गया है, गले पड़ गया है, अमेरिका और इसराइल को सिर्फ राज़ी करके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। ऐसे नहीं होता। उसकी वजह मैं अब आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो सुनाई थी। अमेरिका का ये समझना है कि अगर हम हिंदुस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो कल वो चीन की तरह हमें आँखें दिखाएगा, ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो इंडिया के बारे में ये सोच रखते हैं कि इंडिया ज़्यादा तरक्की ना करे, तो सोचें पाकिस्तान जो इस्लामी एटमी क़ुव्वत है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया उसके नाम के साथ लगा हुआ है, इसलिए जर्नैल ये तब्दील करना चाहते हैं बाय द वे, सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके पास एटमी हथियार भी हैं, मिसाइल भी टेक्नोलॉजी है, जो अच्छे खासे तगड़े मिसाइल हैं, उस मुल्क को तरक्की करने दी जाएगी। तो जब आप उन लोगों की गुलामी करेंगे तो वो आपको एक मुसलसल परेशानी के आलम में, फ़ितने के आलम में रखेंगे ताकि आप अपनी आग बुझाते रहें और कभी तरक्की ना कर सकें। और हमारा इस टाइम यही हाल है, हम एक विशियस साइकिल में हैं। इमरान खान ने आपको हल दिया था कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ, फ़ौज को कहा था 5-10 साल मुश्किल आएँगे और कौमों की ज़िंदगी में 5-10 साल की मुश्किल कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। क्या ये 4-5 साल मुश्किल नहीं गुज़ार लिए कौम ने? मुश्किल थी ना, तारीख की सबसे ज़्यादा महँगाई, तारीख के सबसे ज़्यादा कर्ज़े, तारीख की सबसे ज़्यादा गुर्बत, तारीख की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी। हो गया ना, यही होती है ना अवाम की मुश्किल। गुज़ार लिए 5 साल, लेकिन इन चोरों के साथ गुज़ारने पड़े। इमरान खान अगर कौम को कहते ना कि ये 10 साल का पीरियड है, रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते, इमरान खान को अब 2024 में उनका इलेक्शन दे देते और बिल्कुल हालात ठीक कर देते। अदलिया बहाल, हर चीज़ ठीक हो जाती। यकीन मानिए कि पाकिस्तान में बेहतरी का सफ़र शुरू होता और अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार होती। हाँ, कुछ मुश्किल आती, अमेरिका तो रोड़े अटकाता, आईएमएफ रोड़े अटकाता, इनकार ना करते, मुश्किल करते, लेकिन कौम ने निकल जाना था और पाकिस्तान ने आज़ाद खुद मुख्तार हो जाना था। लेकिन आपने गुलामी का रास्ता चुना, बर्बादी का रास्ता चुना और आज हम खड़े हैं जहाँ तारीख की सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है और फ़ौज के बाद इसका कोई जवाब नहीं है। उल्टा कहते हैं फितना हिंदुस्तान है जी, उन्होंने इनका इत्तेहाद कराया है, उन्होंने बीएलए और टीटीपी और खुरासान और सबका इत्तेहाद करा दिया। यार बीएलए ब्लडी, यानी एक तरफ टीटीपी है जो मज़हबी इंतहा पसंद है, बीएलए जो सेकुलर है, इनका कैसे इत्तेहाद हो सकता है भाई? और अगर हिंदुस्तान ने ये करवा दिया है, तो तुम छोले बेच रहे थे? 2000 अरब या 3000 अरब का बजट नहीं है फ़ौज का, ये याद रखें। ये आपको चूरन बेचा जाता है कि फ़ौज का 3000 अरब का बजट है। फ़ौज इस मुल्क की स्याह और सफ़ेद की मालिक है। कोई ठेका इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं जाता। कोई बड़ा मंसूबा इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं बनता। हर चीज़ में इनका किकबैक है। हर चीज़ में ये माल बनाते हैं। स्मगलिंग से माल बनाते हैं, प्लॉटों से माल बनाते हैं। सो 3000 अरब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का सारा बजट इनका है एंड मोर। ब्लैक इकॉनमी जो पाकिस्तान की है, जो 50,000 अरब की है, वो सारा उसमें ज़्यादा हिस्सा इनका है। तो बातें क्या करते हैं? तो अब वक़्त आ गया है कि फ़ौज फ़ैसला करे, मुल्क या आर्मी चीफ़। मेरे ख्याल में तो चॉइस बहुत सिंपल है।